हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वरुण। आज के इस वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है केमिकल इक्वेशंस। तो हम लोग जानेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से इसे लिखा जाता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, मेथड ऑफ बैलेंसिंग जो होगा वो भी हम लोग देखेंगे, और लास्ट में हम लोग ये भी जानेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन को किस तरीके से मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं केमिकल इक्वेशन से। तो इसका डेफिनेशन है, इट इज़ ए मेथड ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिम्बॉल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व। मतलब क्या हुआ कि ये जो है एक तरीका है किसी केमिकल रिएक्शन को लिखने का, जहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं वो जो सब्सटेंसेस रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसके सिंबल और फॉर्मूले को। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। जैसे कि एक रिएक्शन होता है बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करता है और एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यदि मैं वर्ड में लिखूँ तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो वे है ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन, तो ये कहलाता है हमारा वर्ड इक्वेशन। क्या है हमारी ये वर्ड इक्वेशन? ठीक है, जहाँ पर हमने जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं उनके नेम को लिखा है। अब यदि मैं जो भी यहाँ पर सब्सटेंसेस आप देख रहे हो उसके सिंबल या फिर फॉर्मूला को लिखता हूँ, तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना कि मैग्नीशियम का हमें पता है कि Mg होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो MgO है। तो दिस वे ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये है जो हमारा है, ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, मैग्नीशियम का सिंबल था वो इस्तेमाल किया, ऑक्सीजन या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला था वो इस्तेमाल किया, बीच में एक एरो था जो हमने पुट किया, जो कि हमें बता रहा है कि रिएक्शन जो है किस तरफ प्रोसीड हो रहा है। तो देखो यहाँ पर जो सब्सटेंसेस लेफ्ट हैंड साइड में आपको नजर आ रहे हैं ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। मतलब जो एरो है उस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी सब्सटेंसेस होंगे वो कहलाएंगे रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड में सब्सटेंसेस वो कहलाते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो सब्सटेंस टेक पार्ट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, और जो फॉर्म करता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पर। जैसे कि हमें पता है कि जिंक जो होता है वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो क्या फॉर्म करता है, हमें पता है कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो होता है जिंक क्लोराइड का और हाइड्रोजन गैस का। तो ये जो वे है जिस वे में मैंने इस रिएक्शन को लिखा है ये है हमारा वर्ड इक्वेशन। अब इसे मैं सिंबल और फॉर्मूले में लिखता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ जिंक के बदले Zn, क्योंकि Zn जो होता है जिंक का सिंबल होता है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो HCl हो जाएगा, और एक एरो पुट करना होगा, और उसके बाद जो सब्सटेंसेस यहाँ पर फॉर्म किए वो है हमारा जिंक क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है ZnCl2, और हाइड्रोजन का होता है H2। ठीक है, तो ये दो सब्सटेंसेस जो है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स, और ये जो सब्सटेंसेस है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन, ये कहलाएगा हमारा प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यही था हमारा केमिकल इक्वेशंस। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मैं आता हूं, वो होता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल
इक्वेशंस। तो ये जो हमने टर्म लिखा है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी केमिकल इक्वेशंस हैं, यदि उनमें जो नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड इक्वल हैं तो वो कहलाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और यदि वो अनइक्वल है तो वो कहलाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो वो क्या हो गया कि इफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ reactants and products in a chemical equation are equal, it is called balanced chemical equation, and if are not equal, it is called unbalanced केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूँ, सपोज मैंने लिखा Zn प्लस H2SO4 और ये हो गया ZnSO4 प्लस H2। तो देखो कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो एटम्स, नंबर ऑफ एटम जो जिंक का है लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, और हाइड्रोजन ये 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। इधर मैं देखता हूँ तो जिंक यहाँ नंबर ऑफ एटम जो है वो 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, और जो हाइड्रोजन है वो भी 2 है। देखो क्या हो रहा है कि जो भी नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट साइड या फिर प्रोडक्ट साइड वो बिल्कुल इक्वल है ना। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगा, ये जो हमारा है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज कि ये रिएक्शन था हमारा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो होता है वो फॉर्म करता है H2O। देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है वो कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। तो देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है वो रिएक्टेंट की तरफ 2 है और प्रोडक्ट की तरफ 1 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अनइक्वल है ना, तो ये कहलाएगा हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये अंतर होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भाई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं। तो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस इसलिए किया जाता है क्योंकि एक लॉ होता है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि मास जो होता है ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। तो यदि किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हमने लिया है उसका मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल नहीं है, तो ये जो लॉ होगा वो फुलफिल नहीं होगा ना। इस लॉ को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, मतलब एक केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो रिएक्ट करते हैं तो H2O का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कैसे, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ देखो हाइड्रोजन एटम जो है वो 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम जो है वो 1 है। तो ऑक्सीजन एटम्स जो है रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड अनइक्वल है, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमारा अनबैलेंस इक्वेशन है, इसे हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने में हम करते क्या है कि
कुछ नंबर्स जो होता है उसको ऐड करते हैं आगे ही, तो मेथड जो हमारा अप्लाई होता है वो मेथड जो होता है वो कहलाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो इस मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग केमिकल इक्वेशन को यहाँ पर बैलेंस करेंगे। तो ये मेथड में हम लोग बारी बारी से कुछ नंबर्स जो होता है वो यूज़ करते हैं और देखते हैं कि वो इक्वेशन जो होता है वो बैलेंस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो जहाँ पर जिस नंबर्स के साथ वो बैलेंस हो जाता है तो वो हमारा फिर रहने देते हैं और उसको फिर ओके कर देते हैं। ऐसे तरीके और भी होते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के, जो कि आपको हायर क्लासेस पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ हीट एंड ट्रायल मेथड ही देखना है। तो करना क्या है यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को ले लेते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग कुछ नंबर्स से उस जो मॉलिक्यूल है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि वो बैलेंस होता है कि नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो है वो 2 एटम्स है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 एटम है। तो मान लो कि यहाँ पर यदि हम 2 ले लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से ये पूरा कंपाउंड जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर जो हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे अब कितने हो जाएंगे 4, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन के एटम 1 थे वो हो जाएंगे 2। तो हमने यहाँ पर 2 से जो मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन के एटम क्या हो गए, बैलेंस हो गए। लेकिन इस दरमियान क्या हुआ कि जो 2 हमने ऐड किया तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम था वो कितना हो गया 4। दैट मीन्स क्या हुआ कि अब इस केस में हमको क्या करना है कि हाइड्रोजन एटम को भी बैलेंस करना है। तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, अब इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गए हमारे 4, ऑक्सीजन हो गए 2, और इस केस में देखो हाइड्रोजन जो था वो हमारा हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया 2। तो हमने क्या किया, इसे बैलेंस कर लिया। तो यही हमारा होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, जिससे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। कोई इसका मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इसको बारी बारी से आपको चेक करना होगा और बैलेंस करना होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि हमारा एक एग्जांपल होता है N2 + H2। तो यहाँ पर एमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और एमोनिया गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो रिएक्टेंट की तरफ नाइट्रोजन एटम है वो हमारा 2 है, हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारा 2 है, इधर प्रोडक्ट की तरफ नाइट्रोजन जो है वो हमारा 1 है और हाइड्रोजन जो है वो हमारा 3 है। तो बैलेंस करना है, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 और 3 को इक्वल करने के लिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। देखते हैं कि ये हमारा ट्रायल सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, और इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ पर वही हाइड्रोजन एटम हमारा 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हमारा 6 हो गया। नाइट्रोजन देखो यहाँ पर जब हम 2 लिखा तो नाइट्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, नाइट्रोजन एटम हो गए 2। यहाँ पर ऑलरेडी नाइट्रोजन एटम जो हमारे 2 है, तो नाइट्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। देखो नाइट्रोजन भी यहाँ पर 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा 2 था, 2 6 2 6। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि सपोज करो कि हमारा एक है मीथेन गैस है, ठीक है। तो मीथेन गैस को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब कंबशन करवाया जाता है तो बनता है CO2 + H2O। अब इसे बैलेंस करना, देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स जो कार्बन के हैं वो 1 है, हाइड्रोजन जो है वो 4 है, ऑक्सीजन जो है वो 2 है। इधर देखो राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, कार्बन जो है वो 1 है, हाइड्रोजन जो है वो 2 है, और जो ऑक्सीजन है वो हमारा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 है। अब इसे हमें बैलेंस करना है, तो करते हैं बैलेंस। तो देखो यहाँ पर कार्बन जो है वो बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो यदि मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हाइड्रोजन एटम्स क्या होगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी हमारा 4 हो गया। अब हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम कितना हो गया 2, और 2 पहले से है, 2 + 2 हमारा कितना हो गया 4। अब क्या करना है,
हमको रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो प्रोडक्ट की तरफ जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं हमारे पास 4। तो यहाँ पर यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4। अब देखो यहाँ पर कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, यहाँ भी देखो 2 + 2 4 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, इसको बैलेंस कर लिए। ठीक है, तो यही कहलाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, आई थिंक आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप बुक कंसल्ट कर सकते हो और उसे बैलेंस कर सकते हो। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं वो है हमारा हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। मतलब इक्वेशन को हमें क्या करना है, बहुत मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, मतलब इक्वेशन को देख कर ही हम बहुत कुछ बता सकें, ये बनाना है। तो यहाँ पर हमें जो इंफॉर्मेटिव करने के लिए इक्वेशन को 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले कि हम इंडिकेट करेंगे बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट। हम फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करेंगे, जैसे सॉलिड है तो S लिख देंगे, लिक्विड है तो L, गैस रहा तो G, इस तरीके से। दूसरा क्या होगा कि आपको पता है कि जो रिएक्शन होते हैं उसमें हीट जो होता है या तो रिलीज होता है या फिर एब्जर्व होता है। तो जो हीट चेंज हो रहा है उसे भी हम इंडिकेट कर सकते हैं इक्वेशन में। तो हमारा सेकंड हो जाएगा बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज। दैट मीन्स इक्वेशन को देखकर ही आप बता सकते हो कि वहाँ पर हीट रिलीज हुई है या फिर हीट एब्जर्व हुआ है। और थर्ड जो होता है, जो भी कंडीशंस होते हैं, जिस कंडीशंस में ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है उस कंडीशन को वहाँ पर हमको इंडिकेट करना होगा। तो बाय इंडिकेटिंग कंडीशंस। तो ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा फिजिकल स्टेट है, उसके लिए एक मैं इक्वेशन लेता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पास लाइम वाटर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यदि हम पास करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है प्लस वाटर का होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन है। बैलेंस्ड मैंने अभी नहीं किया इसे। अब इसे हमको इंफॉर्मेटिव बनाना है, मतलब हमें बताना है कि स्टेट्स जो है, जो सब्सटेंसेस हमने लिए हैं रिएक्टेंट्स में और जो सब्सटेंसेस फॉर्म किए प्रोडक्ट में वो क्या क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये क्या होता है कि हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एक्वस AQ। CO2 क्या था, किस स्टेट में था, गैसियस स्टेट में। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म करता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, तो हमने यहाँ पर S लिख दिया। वाटर ये लिक्विड होता है तो हमने यहाँ पर L लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या किया हमने यहाँ पर, जो भी सब्सटेंसेस थे उसके स्टेट्स को शो कर दिया, इंडिकेट कर दिया। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि हमारा है जिंक है और ये रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बनता है हमारा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जिंक हमारा किस फॉर्म में है, हमारा ये सॉलिड स्टेट में। सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारा वो एक्वस है। जिंक सल्फेट जो फॉर्म करता है ये भी डिजॉल्व ही रहता है वाटर में, तो हमारा ये भी हो गया एक्वस। और जो हाइड्रोजन गैस है ये जो होता है वो गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो जी हमने लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर यदि मैं एरो दे दूँ तो ये भी तरीका होता है कि गैस को ये शो करता है। ठीक, सेकंड जो है हमारा वो है बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ।
हीट चेंज का। तो आपको पता है कि दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक होता है, और जिसमें हीट एनर्जी ऑब्जर्व होती है वो एंडोथर्मिक होता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ दोनों का बारी बारी से। तो जैसे कि एक एग्जांपल हमारा है, मान लो कि C+O2, तो CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। इस केस में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है उधर हम लिख देंगे हीट। तो ये जो प्रोडक्ट की तरफ हीट लिखा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक रिएक्शन में लेता हूँ डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको हमें गर्म करना पड़ता है, मतलब क्या हो रहा है कि ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हीट लिख देते हैं। तो किधर हमने हीट लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में, दैट मीन्स रिएक्टेंट की तरफ। तो ये हमारा फिर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो राइट हैंड साइड में यदि हीट मैंने लिखा है तो ये इंडिकेट करता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और यदि हमने लेफ्ट हैंड साइड में हीट लिख दिया तो ये हमारा जो शो करता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस तरीके से हम रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बना दिए यहाँ पर, कि हीट चेंज जो होता है उसको इंडिकेट करके। ठीक है, इसे और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, जैसे कि C हमारा सॉलिड स्टेट में था, ऑक्सीजन हमारा गैस था, CO2 भी हमारा गैस स्टेट में था। ठीक है, थर्ड जो मैंने बताया था कि जो कंडीशंस हैं, जिस कंडीशंस में रिएक्शन टेक प्लेस होता है उसको भी हम रिएक्शन में शो कर सकते हैं। तो कंडीशंस के लिए जैसे कि हमारा एक रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट हमारा हो गया 2KClO3। तो इसको यदि आप गर्म करोगे ना तो ऑक्सीजन जो होता है गैस वो रिलीज होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाता है KCl प्लस O2, दैट मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 जो होता है वो KCl और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। इससे पहले मैं बैलेंस कर लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया 2KClO3 2KCl प्लस 3O2। तो देखो, अब देखो ये जो हमारा है ये सॉलिड स्टेट में, ये जो हमने KCl ऑब्टेन किया वो भी सॉलिड स्टेट में है, और ये जो ऑक्सीजन है वो गैस स्टेट में। अब देखो ये जो रिएक्शन होता है ये कुछ कंडीशंस जो होते हैं उसके प्रेजेंस में होता है। सबसे पहले तो इसे गर्म करना पड़ता है, तो हीट का जो सिंबल होता है ट्रायंगल वो यहाँ पर हम दे देते हैं, और एक कैटलिस्ट होता है जो कि MnO2 होता है। दैट मीन्स MnO2 के प्रेजेंस में क्या होता है, ये ऑक्सीजन गैस देता है। MnO2 क्या है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है, बस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो हमने यहाँ पर जो MnO2 लिखा और ये ट्रायंगल जो कि हीट का सिंबल है वो जो हमने लिखा, ये दोनों जो है ये क्या बता रहा है, कंडीशंस बता रहा है कि इस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस हुआ है। वैसे जैसे कि हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, CO2 जो होता है वो रिएक्ट करता है H2O से, और फॉर्मेशन होता है C6H12O6 प्लस O2। तो इसे बैलेंस कर लेता हूँ, 6 6 और 6। तो ये हमारा गैस है, H2O हमारा L है, ये एक्वस कंडीशन में होगा, ये हमारा गैस है। अब देखो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, आपको पता है कि ये जब होता है तो वहाँ पर कुछ कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और दूसरा क्या होता है, क्लोरोफिल जो है पिगमेंट वो भी प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पर। तो दो कंडीशन है, एक कंडीशन हमारा है सनलाइट और दूसरा हमारा है क्लोरोफिल। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो एरो है इस एरो के ऊपर नीचे हमने एक कंडीशंस को लिखा। तो ये जो ऊपर नीचे लिखा हुआ जो है ये बता रहा है कंडीशंस की, इस कंडीशन में ही ये रिएक्शन जो होगा वो पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब जो हमने यहाँ पर शो किया, जैसे गैस लिख दिया, एल लिख दिया, या फिर जो कंडीशंस लिखा, या फिर जो हमने हीट लिखा, ये सब सारे क्या है, तरीके हैं जिस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को, इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो
ओके, आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।